नमस्कार डियर स्टूडेंट। देखिए बच्चों, हमारा अध्याय 19 चल रहा था भूगोल में। उद्योग चल रहे थे। अब हमने सूक्ष्म वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लिया था। अब है चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग के जो चीनी दो तरह से बनाई जाती है, एक तो गन्ने से, एक चुकंदर से। परंतु सबसे ज़्यादा चीनी गन्ने से बनाई जाती है। अब चीनी उद्योग का स्थानीयकरण वहीं पर होता है जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है। जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है वहाँ पर ही चीनी उद्योग लगाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि जब गन्ने की कटाई होती है तो 24 घंटे के अंदर उसकी पिराई हो जानी चाहिए, नहीं तो उस गन्ने में जो सुक्रोज है उसकी मात्रा घट जाती है, यानी कि रस की मात्रा भी घट जाती है और मिठास की मात्रा भी घट जाती है। तो घटने की वजह से ये उद्योग जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है बच्चों, उसी जगह पर ये लगाया जाता है। दूसरी बात, ये उद्योग, ये गन्ना भारी होता है तो इसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। 100 कुंटल गन्ने पर, 100 किलो गन्ने पर 9-10 किलो चीनी निकलती है। तो अब चीनी उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है, कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देश का वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि एक तो वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित उद्योग है, तो चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित उद्योग है। वस्त्र उद्योग में आपको पता है कपास, जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है वहीं पर ही वस्त्र उद्योग पनपा है। जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है वहीं पर चीनी उद्योग का विकास हुआ है। तो चीनी उद्योग देश का वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। अब देखिए बच्चों, चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद, ब्राजील अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर है। जबकि चीनी की खपत विश्व में प्रथम स्थान पर है। जबकि चीनी की खपत में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि सब 121 करोड़ जनसंख्या होने की वजह से यहीं चीनी की बहुत सारी खपत हो जाती है। प्रथम आधुनिक चीनी मिल बिहार में, प्रथम आधुनिक चीनी मिल बिहार में 1903 में स्थापित की गई है। अगर हम प्रथम चीनी मिल की बात करें तो प्रथम चीनी मिल बिहार में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले 1903 में स्थापित की गई है। बच्चों, भारत में चीनी मिलों की कुल संख्या 691 है। भारत में कुल चीनी मिलों की संख्या 691 है। सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है? महाराष्ट्र में 134 है। अब देखिए बच्चों, सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। इसकी प्रथम आधुनिक चीनी मिल बिहार में 1903 में स्थापित हुई थी। और चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल है जो कि एक भारहास उत्पाद है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट की जाती है। यानी कि चीनी उद्योग के लिए गन्ना एक कच्चा माल है जो एक भारहास उत्पाद है। अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट की जाती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं
चीनी का उत्पादन और वितरण, चीनी का उत्पादन और वितरण कहाँ का होता है, तो उसी के बारे में अब देखिए बच्चों, तो ये बार से जब ये भार इसमें जो गन्ना है उसमें भार की मात्रा अधिक होने की वजह से इसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसका परिवहन लागत भी ज़्यादा आती है। तो इसलिए ये जो चीनी उद्योग हैं, ये जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है वहाँ पर इसका विकास हुआ है। अब चीनी का उत्पादन और वितरण, अब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं हम इससे अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि भाई जहाँ पर उद्योग है वहाँ पर इसकी खेती भी होती है, ये तो पक्का है। जैसे कपास है, तो कपास जहाँ पर काली मिट्टी है, जहाँ पर कपास के उद्योग है, सॉरी जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने, वहाँ आसपास कपास होती होगी। ये भूगोल के विद्यार्थी को एक समझ विकसित करनी है कि जहाँ पर नम जलवायु होगी वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जरूर पनपेगा। यदि वहाँ पर काली मिट्टी भी है तो वह कपास का उत्पादन भी होगा। तो ऐसे ही चीनी का उत्पादन और वितरण देखेंगे तो भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में तैयार की जाती है। तो भारत में 4-5 राज्य हैं। भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात करें बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। और गन्ने की खेती करने की वजह से वहाँ पर के चीनी उद्योग का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। तो भारत में 90% चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में तैयार की जाती है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। हम अगर चीनी उत्पादन की बात करें बच्चों, तो महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है, जो कि देश की 42% चीनी उत्पादन करता है। यानी चीनी उत्पादन में देश में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, जो कि भारत की 42% चीनी उत्पादन करता है। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र अहमदनगर है। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो अहमदनगर है। चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब दूसरा जो राज्य है चीनी उत्पादन में वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। जहां गंगा यमुना दोआब तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक हैं। राजस्थान के केशवराय पाटन, बूंदी और श्री गंगानगर में चीनी उत्पादन का कार्य होता है। हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केशवराय पाटन में शुगर मिल है और श्री गंगानगर में भी गन्ने का उत्पादन होता है, वहाँ भी चीनी उत्पादन होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन होता है, चीनी उद्योग लगे हुए हैं। और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। और 90% की चीनी यहीं खपत हो जाती है। तो ये आगे हम देखते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केशवराय पाटन, बूंदी और श्री गंगानगर में चीनी के कारखाने, चीनी उद्योग के कारखाने। अब नए इंजीनियरिंग उद्योग
देखिए बच्चों, किसी भी देश के विकास में उस देश की इस्पात उद्योग कहें या इंजीनियरिंग उद्योग कहें या फिर ये सब टेक्नोलॉजी उद्योग, तकनीकी उद्योग हैं। कोई भी देश तभी विकास करेगा जब उसका इंजीनियरिंग उद्योग पर्याप्त मात्रा में विकसित हो। आज जापान एक छोटा सा देश है, परंतु वह इस्पात भी आयात करता है, परंतु वहाँ का इंजीनियरिंग उद्योग इतना विकसित मात्रा में है कि पूरे विश्व में उसकी धाक है। तो हम पढ़ रहे थे कि इंजीनियरिंग उद्योग में विभिन्न प्रकार के धातु और निर्माण उद्योग के लिए मशीनों तथा यंत्रों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें धातु के द्वारा मशीनों का और यंत्रों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए आगे देखिए बच्चों, इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप में से दो प्रकार का होता है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग और हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग दो प्रकार का है, एक तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें भारी तेल के डिब्बे, बड़े बड़े जो मशीनें हैं वो बनती है, और एक है हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। अब देखिए इंजीनियरिंग उद्योग के स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, जहाँ पर अभी ये स्थानीयकरण के कारण जरूर पूछता है, किसी की भी पूछ सकता है। तो ये सब चीजें से हमें इंजीनियरिंग उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इसमें बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है। परिवहन की सुविधा, जहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग वहीं विकसित होगा जहाँ पर परिवहन की सुविधा है, जहाँ पर बड़ी मशीनें को लाने ले जाने में सड़क है, परिवहन है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो ये इंजीनियरिंग उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है परिवहन की सुविधा होती है, जहाँ पर परिवहन की सुविधा है, जहाँ पर यातायात का साधनों का विकास है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है या सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ये उद्योग अच्छी मात्रा में पनपेगा। सस्ती विद्युत शक्ति, जहाँ पर सस्ती विद्युत शक्ति मिलती है वहाँ पर भी ये उद्योग के स्थानीयकरण के कारक हैं। कुशल श्रमिक, इसमें क्या होता है कि बच्चों कुशल श्रमिक होना जरूरी है। यदि कुशल श्रमिक नहीं होंगे तो जो मशीनें बनती हैं वो नहीं बन पाएगी। तो इंजीनियरिंग उद्योग में कुशल श्रमिक होना जरूरी है। तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना तथा उनको तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है, और जो कुशल श्रमिक हैं उनको तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है, क्योंकि बिना तकनीकी ज्ञान के अनुभव के वो लोग कार्य कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें अगर किसी क्षेत्र विशेष में मिलती हैं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग पनपने में बहुत बड़ी अहम भूमिका इन कारकों की होगी। और ये कारक है, एक बार और देख लीजिए, इंजीनियरिंग उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, परिवहन की सुविधा, सस्ती विद्युत शक्ति, कुशल श्रमिक, तकनीकी ज्ञान का अनुभव होना भी आवश्यक है। अब देखिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग, तो हम देखेंगे कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन से हैं, जिनमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। तो उसमें देखेंगे अपन तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में बच्चों जिसे रेल के डिब्बे बनाना, ये सब चीजें भारी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आती है। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इन उद्योगों के द्वारा औद्योगिक मशीनरी, विद्युत उत्पादक उपकरण, परिवहन के उपकरण, रेल, वायुयान और जलपोतों आदि का निर्माण शामिल है। अब देखिए जिसमें भारी भरकम जो मशीनें बनती हैं, तो वो देखिए इन उद्योगों के द्वारा औद्योगिक मशीनरी, जो उद्योगों में काम आती है मशीनरी, विद्युत उत्पादक उपकरण, जो विद्युत के उत्पादन में जो उपकरण यूज किए जाते हैं, वह परिवहन उपकरण, जो परिवहन के जो उपकरण हैं, इंजन है, रेल के डिब्बे, वायुयान, जलपोत आदि का निर्माण शामिल है।
वायुयान बनते हैं, वायुयान बनते हैं, जलपोत जहाँ जलपोतों का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें भारी इंजीनियरिंग उद्योग में अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। वर्ष 1957 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना, सन 1957 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना राज्य झारखंड में रूस व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। तो जब 1957 में जब हमारा देश आज़ादी हुआ था, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, तो उस समय वर्ष 1957 में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना राज्य झारखंड में रूस और चेकोस्लोवाकिया सरकार की सहायता से की गई है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग में निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित हैं। अब भारी इंजीनियरिंग उद्योग में बच्चों बहुत सारे उद्योग जो लिखे हुए उद्योग हैं ये सम्मिलित हैं। तो ये तो मशीनरी उद्योग, कौन कौन से उद्योग आते हैं इसमें? मशीनरी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वाहन उद्योग, साइकिल उद्योग, रेल उपकरण निर्माण उद्योग, वायुयान और जलपोत निर्माण उद्योग आदि। तो इसके अंतर्गत मशीनरी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वाहन उद्योग, साइकिल उद्योग, रेल उपकरण निर्माण उद्योग, वायुयान जलपोत निर्माण उद्योग आदि आते हैं। अब आगे हम देखते हैं मशीनरी उद्योग। तो मशीनरी उद्योग के अंतर्गत बच्चों इसमें उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण किया जाता है। मशीनरी उद्योग में इसमें उद्योगों के लिए जो उद्योगों में मशीनरी उद्योग यानी कि जहाँ पर उद्योगों के लिए जैसे लेथ मशीन का निर्माण करना, इसमें मशीनरी उद्योग में इसमें उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण किया जाता है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड की सहायता से बेंगलुरु में की गई है, जो मशीनी उपकरण का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका एक शाखा अजमेर में भी है। अब देखिए बच्चों, इस उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्माण किया जाता है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना, HMT की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड देश की सहायता से बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है, जो मशीनी उपकरण का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और इसकी एक शाखा बच्चों राजस्थान के अजमेर में भी है। इसकी एक शाखा कहाँ पर भी है? अजमेर में भी है। अब आगे देखते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल की स्थापना भोपाल में की गई। विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बेल की स्थापना भोपाल में की गई। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में की गई। कब की गई? 1964 में की गई। और बेंगलुरु को, जो कर्नाटक में स्थित है बच्चों, को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आगे मोटरवाहन या ऑटोमोबाइल उद्योग। मोटरवाहन या मोटरमोबाइल उद्योग। मोटरवाहन मोटरमोबाइल उद्योग में इसे सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि मोटरवाहन ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। ये उद्योग बड़े शहरों के आसपास केंद्रित हैं, जहाँ इसे
कच्चा माल और बाजार दोनों सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। तो मोटरवाहन ऑटोमोबाइल्स उद्योग को संग्रहित उद्योग भी कहा जाता है बच्चों, और ये उद्योग बड़े शहरों के आसपास केंद्रित हैं, जहाँ से कच्चा माल और बाजार दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम मोटरवाहन उद्योग 1944 में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी के द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया। प्रथम मोटरवाहन उद्योग 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी के द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, और इस समय देश में 35 मोटरवाहनों का निर्माण इकाई कार्यरत है, जिसमें से इस समय देश में 33 मोटरवाहन निर्माण इकाई कार्यरत है, जिसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव दिल्ली ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इस क्षेत्र में अग्रणी है। तो सर्वाधिक जो ऑटोमोबाइल उद्योग की जो इकाइयाँ कार्यरत हैं वो है बच्चों महाराष्ट्र में, और चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव और दिल्ली ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इस क्षेत्र में अग्रणीय है। संग्रहित या नवोदित उद्योग वे उद्योग जो अपेक्षाकृत नवीन और तेजी से विकसित हो रहे हैं। वह उद्योग संग्रहित या नवोदित उद्योग वे उद्योग जो अपेक्षाकृत नवीन और तेजी से विकसित हो रहे हैं और भविष्य में इनके और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना है, संग्रहित उद्योग कहलाते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि संग्रहित उद्योग किसे कहते हैं। आप छोटा सा क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि संग्रहित उद्योग किसे कहते हैं। तो वो उद्योग जो अपेक्षाकृत नवीन है और तेजी से विकसित हो रहे हैं तथा भविष्य में इनके और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना है, संग्रहित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है और भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो संग्रहित उद्योग के अंतर्गत आती है। और ये नवीन और तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो इसको हम संग्रहित उद्योग कहेंगे कि वे उद्योग जो अपेक्षाकृत नवीन है और तेजी से विकसित हो रहा है तथा भविष्य में इनके और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना है, संग्रहित उद्योग। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योग। जैसे मोटरसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल है, मारुति गाड़ियाँ हैं, तो ये सब ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो इनको हम संग्रहित उद्योग की इसमें श्रेणी में रखेंगे। अब बच्चों साइकिल उद्योग। साइकिल सभी ने चलाई है आपने, अब इसकी रेट को देख लेना। प्रथम साइकिल का कारखाना 1938 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अब जब पहले लोगों के पास जब साइकिल आती थी, लोग बहुत देखते थे अरे साइकिल। आज कोई लोगों के पास एरोप्लेन आ जाए तब भी कोई नहीं देखता कि वो एरोप्लेन है, अरे आयोगी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम देखेंगे साइकिल उद्योग। तो प्रथम साइकिल कारखाना 1938 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अगर कोई आपसे झूठ बोले कि मेरे दादाजी 1920 में साइकिल चलाते थे, तो कहते ना भैया कारखाना 1930 में स्थापित हुआ था। नहीं है कि प्रथम साइकिल का कारखाना 1938 में मुंबई में स्थापित किया गया था, और चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। लुधियाना पंजाब साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना पंजाब साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। तो प्रथम साइकिल का कारखाना 1938 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। लुधियाना पंजाब साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेल उपकरण उद्योग, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के उद्योग कार्यरत हैं। अब देखिए बच्चों, रेल के उपकरण जो बनते हैं वहाँ पर एक तरफ तो इंजन बनता है और एक जगह डिब्बे बनते हैं।
तो रेल उपकरण उद्योग इसके अंतर्गत दो प्रकार के उद्योग कार्यरत हैं। रेल इंजन निर्माण कारखाना, रेल इंजन निर्माण कारखाना, जहाँ पर रेल के इंजनों का निर्माण होता है, तो वो रेल अब इसके अंतर्गत रेल उपकरण उद्योग इसके अंतर्गत दो प्रकार के उद्योग कार्यरत हैं। रेल इंजन निर्माण कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स पश्चिम बंगाल में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ये पश्चिम बंगाल में कारखाना है, चितरंजन लोकोमोटिव के नाम से पश्चिम बंगाल में। यह विद्युत चालित इंजन बनाने, यहाँ पर विद्युत से जो चालित हैं वो इंजन बनते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर विद्युत से चालित इंजन बनते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो कारखाने जो डीजल के इंजन बनते हैं वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, जो विद्युत के इंजन बनते हैं वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स पश्चिम बंगाल में बनते हैं और जहाँ डीजल के इंजन बनते हैं वो वाराणसी लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यूपी में डीजल के इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। निजी क्षेत्र में टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर झारखंड में रेल इंजनों का उत्पादन करती है। ये निजी क्षेत्र की एक कंपनी टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो जमशेदपुर झारखंड में